प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। जी सर। बच्चों, आज का हमारा वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस सिविक्स, है ना। इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। इट शुड बी नोन टू ईच एंड एवरी सिटीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या क्या उसमें दिया हुआ है, ये हम सबको पता होना चाहिए। आपको तो पता होना ही चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में है। इट इज पर्टेनिंग टू योर क्लास। So let us start straightforward our Indian Constitution class 8 and NCERT। इसमें बच्चों जो यूनिट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म, इसमें चैप्टर 1 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और चैप्टर 2 है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। So first we will do chapter 1, then do chapter 2. So our unit 1 will complete. Indian constitution is important because lots of things means our country is running based on constitution only. Nobody is above constitution. Every part of the government like parliament हो गया, judiciary हो गया, executive हो गया, सब कुछ के लिए प्रॉपर जो सिस्टम है, कैसे किसको वर्क करना है, किसकी कितनी अथॉरिटी है, वो सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और सारा कुछ उसी के हिसाब से चलता है। इफ अगर कोई पार्लियामेंट का कोई भी रूल ऐसा कोई पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, अगर वो ऐसा कोई रूल बनाते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूलभूत आधार है, मीन्स बेसिक प्रिंसिपल, अगर उसको वायलेट करता है, देन सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट द पावर टू वायलेट या वाइड सच लॉ। बट अभी हमको क्या करना है, वी विल स्टिक टू आवर सिलेबस ओनली क्लास 8। उतना ही सीखेंगे जितना इसमें दिया है, अदरवाइज हमारी वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाती है और उसको फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल सा लगने लगता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस चैप्टर एंड हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो मैं एक एक लाइन करके नहीं पढ़ूंगा, आप लोग को खाली हाईलाइटेड वन बताऊंगा और वही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 5 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लास्ट पैराग्राफ, अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स serve as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as basis of way in which they want the country to be governed। चलिए इसका मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं आप लोग के लिए। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? अगर हम देखें तो set of rules, a set of rules, a set of rules and principles sorry, that all person in a country can agree upon। Can agree upon as basis of which they want their country to be governed। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जिसको सारे कंट्री के सारे सिटीजन को एग्री करना है, सारे सिटीजन को एग्री करना है और उसी के बेसिस पे उनको पूरी कंट्री उनका गवर्न होगा और उनको जो भी उसका फैसला होगा उसके बेसिस पे जो आएगा, एवरीबॉडी हैज टू एग्री एंड इट विल बी बाइंडिंग अपॉन ऑल, है ना। सो इट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स, है ना। खाली यही नहीं है, इसमें और भी क्या आता है। सेकेंड पॉइंट है एग्रीमेंट ऑन
सर्टेन आइडियल्स, ठीक है, यानी जो सर्टेन आइडियल्स है उसके ऊपर सबको एग्री भी होना है, ठीक है। दैट दे ऑल बिलीव कंट्री शुड अपहोल्ड, जिसको कंट्री में लागू होना है सबको वो बिलीव करना है। सो बच्चों सिंपल सा है, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल है जिसको सारे लोगों को मानना है और उसके हिसाब से हमारी कंट्री गवर्न होगी, ठीक है। और एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल, जैसे सेकुलरिज्म अभी दिया उसमें, तो हमारी कंट्री धर्म निरपेक्ष रहेगी, किसी भी कंट्री का हर सिटीजन जो होगा वो फ्री होगा, जो भी धर्म उसको अपनाना है, जिसकी पूजा करनी है अपने हिसाब से वो कर सकता है। देयर शुड बी नो बाउंडिंग, मतलब कोई फोर्स नहीं होगा उसके ऊपर, तो उसको सेकुलरिज्म हो गया। फिर क्या होगा, बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो मतलब सबके ऊपर समान रूप से लागू होंगे और वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज बेस्ड ऑन दैट आइडियल्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों है, द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। अगर आप पूछेगा व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई अ कंट्री शुड हैव कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ, है ना, थर्ड पॉइंट भी आपको लिखवा देता हूँ। ये क्या है, द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ a country's political system. Country's political system. ठीक है, अब ये क्या है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा कंट्री का, कैसे गवर्नमेंट बनेगी वो भी दिया रहता है और उसके हिसाब से ही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, जैसे अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लोकसभा जो मेन हमारे कंट्री में, अभी अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है जस्ट लिसन, क्योंकि शायद आपको लोकसभा राज्यसभा उनका चुनाव कैसे होता है वो नहीं पता होगा, लेकिन जस्ट आई एम ब्रीफिंग यू। अब लोकसभा का चुनाव कैसे होगा, कौन लोग वोट करेंगे, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है, एवरीथिंग इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी के हिसाब से ही हमको हमारे कंट्री में चुनाव होता है, उसके और जिसको मेजोरिटी मिलती है वो हमारी कंट्री को वो पार्टी रूल करती है। सो the mandate given to the government is by the people only, है ना। तो ये भी नेचर कैसा होगा कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का, वो भी डिसाइड कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, अगर पूछा आपसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाई देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन, सो टू मेंटेन हार्मोनी, टू मेंटेन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज और सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल कंट्री पर्सन शुड फॉलो। ये तीन अगर 4 पॉइंट आप लिख देंगे, ये क्या होगा, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम को शो करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनीशन या उसकी इंपॉर्टेंस बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेज नंबर सीधा हम लोग 10 पे जाते हैं, क्योंकि बीच के पेजेस पे कुछ भी नहीं दिया है, जस्ट नेपाल का उन्होंने एग्जाम्पल लिया है। नेपाल के एग्जाम्पल में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि कैसे वहां का पहले जो था वो मोनार्की था, कोई राजा रूल करता था, वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ था। बाद में लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने के बाद क्या हुआ, उनको 2006 में जाके उनको विन हुआ, और फिर जो मोनार्की सिस्टम था वो कौन से सिस्टम में चला गया, दैट वेंट इनटू, अब मतलब अब चुनाव होगा और उसके हिसाब से लोग चुनाव करेंगे कौन वहां का तो जो कंट्री को रूल करेगा। तो अब उनको क्या जरूरत पड़ी, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत पड़ी, है ना, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत पड़ी। सो दिस इज नॉट एग्जाम्पल, इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हमको क्या करना है, ज्यादातर कंसंट्रेट करना है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, है ना, कैसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या उसमें दिया हुआ है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट होगा वी विल कवर अप टू दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, हेडिंग है 10th पेज पे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। लेट मी स्टार्ट।
तो ये चैप्टर को बड़े अच्छे से कर लेना आप लोग। ये चैप्टर ऐसा है कि अगर सिंपल पढ़ने जाए तो इसके जो वर्ड्स हैं थोड़े टफ होते हैं, है ना। तो अपने को कंक्लूजन निकालना, कंक्लूजन निकाल के माइंड में बैठाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आपको क्या करना है ना, इसका कंसेप्चुअल पार्ट में कॉन्सेप्ट को एकदम परफेक्ट तरीके से माइंड में बैठा लेना है। मैं आप लोग को समरी दे रहा हूं, एंड समरी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। The Indian Constitution की फीचर। चलिए क्या है की फीचर्स हम लोग देखते हैं, है ना। पढ़ते हैं पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें भी मैंने हाईलाइट किया है, the constitution was written by a group of 300 people who became member of constituent assembly in 1946 and who met periodically for next 3 years to write the Indian constitution। तो लगभग 300 लोगों का ग्रुप था, लगभग 300 पीपल ग्रुप था, people group who became member of Constituent Assembly in 1946। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना 1946 में, तो 300 लोगों का ग्रुप बना, है ना। हर हु मेट पीरियोडिकली, फॉर नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर नेक्स्ट 3 years to write Indian Constitution। ठीक है, चलते हैं आगे। These members of assembly had a huge task before them। और ये लोग जो थे, इनके पास क्या था, बहुत बड़ा टास्क था। क्या था, असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का, है ना, लिख के तैयार करने का या लिखवा के तैयार करने का। सो उनके पास चैलेंजेस क्यों थे, बिकॉज द कंट्री वाज मेड ऑफ, बहुत सारे तरह के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, डिफरेंट लैंग्वेज, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, डिस्टिंक्ट कल्चर। अब सबको एक रिटन बुक देना था, एक कॉन्स्टिट्यूशन देना था विच एवरीवन शुड एग्री, और किसी के साथ इनजस्टिस भी ना हो। तो ये जो मेंबर्स थे, इनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि उसको कैसे हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें। सो अब आगे हम लोग चलते हैं। Listed below are the key feature of Indian Constitution। While reading these, keep in mind the above mentioned concern of diversity। अब देखो कंसर्न क्या था उनका, concern for making constitution। क्या कंसर्न था वो हम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंसर्न क्या था कि अब कंट्री में क्या है, डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन दैट ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट वेयर ग्रैपलिंग विद। मतलब वो लोग उससे उलझे चले जा रहे थे। क्या था कंट्री में, डाइवर्सिटी थी, है ना, फिर डिफरेंट रिलीजन था, डिफरेंट रिलीजन के अलावा फिर और क्या था, डिस्टिंक्ट कल्चर।
ये सारी चीजें उनके काम में प्रॉब्लम कर रही थी, भाई हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएं, कैसे उसको हम लोग ऐसा बैलेंस करें कि किसी को भी ये हर्ट ना करे। चलिए आगे देखते हैं। कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक society. Try to understand the ways in which they try to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. अब उनकी प्रॉब्लम को समझ के हम देखते हैं कैसे उन्होंने चीजों को बैलेंस किया। सो नंबर वन इज फेडरलिज्म। आप लोग से पूछ सकता है व्हाट इज फेडरलिज्म। दिस रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस रेफर्स टू मोर देन one level, more existence of more than one level of government in the country. In the country. चलिए आगे चलें। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल एंड एट सेंटर। अब यहाँ का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल एंड at center and at center। चलिए फेडरलिज्म नोट कर लिया हमने, समझ भी लिया। एक बार फिर से मैं आप लोग को रिवाइज कराता हूं। फेडरलिज्म मतलब क्या है? वन लेवल ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करना। यानी हमारे देश में जैसे स्टेट है, सेंटर है, सेंटर के नीचे स्टेट है, इंडिया 29, 28 जो कह लो अगर स्टेट्स में बटा हुआ है, उसके नीचे फिर ग्राम पंचायत भी आता है। ये क्या है? ये गवर्नमेंट का एक फॉर्म है कि भाई जो अब स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, उनका जो दायित्व है कि अगर यूपी की गवर्नमेंट है या गुजरात की गवर्नमेंट है, एमपी की गवर्नमेंट है, तो अपने स्टेट के लिए बहुत सारे उनको पावर दे रखे हैं, उसके लिए लोग लॉ बनाते हैं और अपने स्टेट को सुचारू रूप से उसको चलाते हैं। उसके ऊपर आता है सेंटर। सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? होल कंट्री, डिफेंस, फाइनेंस, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसा गवर्नमेंट जहां पे मोर देन वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज प्रेजेंट, लाइक इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज देयर, स्टेट गवर्नमेंट इज देयर, rather more states are there, they combine to form फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, है ना। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट वो फॉर्म करते हैं। और एग्जांपल क्या है? गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल एंड एट सेंट्रल लेवल। तो ये सब मिला के कंबाइन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। हो गया, आगे चलते हैं। अब मैंने जो बताया आपको, दूसरा गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे एक टीयर हो गया, सेंट्रल लेवल पे दूसरा टीयर हो गया। ऐसे ही अगर थर्ड टीयर की बात करें तो पंचायती राज भी आता है ना। मैं लिख देता हूं थर्ड टीयर पंचायती राज। चलो थर्ड ईयर क्या है? पंचायती राज है। तो अगर हम इसको नंबरिंग कर दूं मैं, तो नंबर 1 गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, नंबर 2 एट सेंट्रल लेवल, एंड नंबर 3 एट
पंचायती राज। ये 3 टीयर हो गए और इस पूरे कंबाइंड यूनिट को हम क्या बोलेंगे? फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अंडर फेडरलिज्म, स्टेट्स आर not merely agent of federal government but draw their authority from constitution as well। अब देखो फेडरल स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा? फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं कि खाली वो गवर्नमेंट है और सारा कुछ उनके अधिकार में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके अधिकारों को भी डिफाइन किया है कि स्टेट के गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या अधिकार हैं या रहेंगे जिसमें सेंटर इंटरफियर नहीं कर सकता है, उसको भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? डिफाइन करता है ना। चलिए मैं लिख देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन draw the authority of state government है ना। ड्रॉ अथॉरिटी को provides special powers to them, है ना। ये स्पेशल अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट को, उसको पूरा जो है उसके बारे में अलग से मेंशन करता है और उनको स्पेशल पावर भी देता है ना। ऐसा नहीं कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्टेट स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए हम लोग अपने रियल पॉलिटिकल लाइफ को अगर हम स्टडी करते हैं, अगर हम न्यूज में देखते हो तो कभी कभी अगर सेंटर में स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंटर में स्टेट गवर्नमेंट किसी अलग पार्टी से बिलोंग करती है तो उसमें कितना सारा क्लैशेस होता है, कितने सारे वो मतभेद चलते रहते हैं। तो सेंटर उनका फिर भी एक लिमिट से ज्यादा उनके साथ कुछ नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन देम स्पेशल पावर्स, है ना, जिसका दायरे में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न बाय लॉ एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी लोग जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं, दे आर गवर्न बाय लॉ। एंड जो लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, लोकसभा और राज्यसभा। एंड द रूल्स गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से इनको गवर्न होता है। तो दिस इज फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। सेकेंड वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए सेकेंड वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब क्या है बच्चों? पहले स्पेशल फीचर्स, की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला हमने देखा है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है? फेडरल स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या देखा कि यहाँ पे कैसा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको पता है हमारे यहाँ पार्लियामेंट। चलिए मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। द डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जो गवर्नमेंट है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें लोग होंगे और वो दैट आर इलेक्टेड बाय पीपल, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वो बताता हूँ पहले मैं बता देता हूँ। अगर सेंटर की बात करें तो दो है। नंबर 1 है लोकसभा और नंबर 2 है राज्यसभा। 2 है, नंबर 1 है लोकसभा, नंबर 2 है राज्यसभा। ये हमारा सेंट्रल लेवल पे होता है ना। और स्टेट लेवल पे क्या होता है? विधानसभा
और नंबर 2 है विधान परिषद। विधान परिषद। ये 2 है जो स्टेट लेवल पे होता है। ये क्या है? ये पार्लियामेंट है, ये स्टेट का पार्लियामेंट हो गया और ये सेंट्रल का पार्लियामेंट होगा। इसमें जो लोग आते हैं, जो लॉ बनाने के लिए जो लोग मेंबर्स होते हैं, दैट आर इलेक्टेड बाय पीपल, है ना। लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन होता है और राज्यसभा का जो लोकसभा के चुने हुए मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के लोगों का चुनाव करते हैं। ऐसे ही विधानसभा डायरेक्ट इलेक्शन होता है और विधान परिषद में जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं। तो अल्टीमेटली चुनाव कौन करता है? लोग करते हैं ना, क्योंकि जो लोकसभा में होते हैं उनको हमने डायरेक्टली वोट देके, उनको मेजोरिटी देके हमने लोकसभा में भेजा हुआ होता है। एंड ईच मेंबर रिप्रेजेंट देयर ओन एरिया और कंस्टिट्यूएंसी। वहां की जो प्रॉब्लम्स है वो सदन में रखेंगे और सदन में रख के फिर उसका सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, है ना। इसलिए हमको जो भी कंस्टिट्यूएंट, जो भी मेंबर चुनना है, हमको ये ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? कि मेंबर शुड बी एम्पैथेटिक, सबके बारे में सोचे, उसको बोलने आना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना। पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। जनरली अभी भी इंडिया आजादी के 60 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन चुनाव अभी भी पावर के बेस पे लड़ा जाता है, पैसे के बेस पे लड़ा जाता है। दैट इज वेरी रॉन्ग। अगर हम नॉलेज को अगर प्रायोरिटी देने लग जाए तो क्या होगा? हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की करने लगेगा। नया नया स्किल, नए नए नॉलेज जो पढ़े लिखे लोग होंगे उसको अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से कंट्री को आगे ले जाएंगे, है ना। सो दिस इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट इज व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे शॉर्ट नोट में 100% पूछेगा। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? दिस इज अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने पेपर लीक कर दिया आप लोग के लिए, है ना। पेपर लीक कर दिया और आंसर भी बताता हूं। जस्ट कीप इन माइंड द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। लेट मी पुट द हेडिंग, आई विल कीप इट इन रेड। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। क्या है ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज? तो पहले पढ़ता हूं। When they were making the constitution, member of Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. This means that people of India have a direct role in electing their representatives. Also, every citizen of the country, irrespective of her social background, can contest in election. अब देखिए बच्चों, दो चीज इसमें आया है ना, दो चीज आया। The first one is any citizen of country, any citizen of country who is 18-year-old can cast vote. तो नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी सिटीजन हो कंट्री का, किसी को भी हम मना नहीं कर सकते कि भाई ये पर्टिकुलर सोशल कास्ट है, पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर लोग हैं जो वोट नहीं कर सकते हैं। वोटिंग का राइट उनको कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना। नोबडी कैन डिनाई टू कास्ट देयर वोट, चाहे कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, बट अगर उसकी एज 18 है देन ही हैज राइट टू गिव द वोट। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है
कि पीपल ऑफ इंडिया हैव डायरेक्ट रोल इन इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये 18 ईयर्स का मैंने बता दिया. दे कैन कास्ट देयर वोट एंड elect the representative of लोकसभा और विधानसभा, है ना. अगला, also every citizen of country irrespective of her or his social background can contest the election. चलिए मैं ये भी लिख देता हूं, every citizen of country irrespective, so every citizen of country irrespective of their social or cultural background can contest इलेक्शन, है ना. तो आपको वोट देने का भी अधिकार है और आपको इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है. अब ऐसा नहीं बोल सकते कि यार हम लोग हमारा कोई सुनता नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर दम है तो आप जाओ इलेक्शन लड़ो और आपको वोट देने से भी कोई रोक नहीं सकता. अगर किसी को आप पसंद नहीं करते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको वोट भी करने का पूरा राइट है, अगेंस्ट या फेवर जो भी करना है आपको. सो ये क्या बताता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. शॉर्ट नोट पूछेगा, ये 2 पॉइंट लिख दोगे आपको पूरा 100% मार्क्स मिल जाएंगे, है ना. फिर नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर है, इसके आगे भी फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. फिर सेकुलरिज्म पे भी ब्रीफ में 1-2 लाइन लिखा हुआ है. सो बच्चों, आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो अप टू दिस पॉइंट ओनली बिकॉज some part are very important and it needs a elaborate explanation, है ना. So what I am doing is stopping this video here only. We'll bring part 2 and we will understand fundamental rights which is given in this chapter, which is core of or जिसको बोल सकते हैं heart of the constitution, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन का दिल, जैसे हमारा दिल होता है जो हमारे शरीर को चलाता है, ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स हैं जो हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. सो वी विल कम अप विद दैट वीडियो. सो फॉर दिस दैट्स इट. थैंक यू सो मच. जय श्री कृष्ण.